अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन 1947 से पहले ये दोनों मुल्क एक मुल्क हुआ करते थे, इंडिया, और ये एक कॉलोनी हुआ करता था और इस कॉलोनी पर ब्रिटिश का हुक्मरानी चल रहा था। ब्रिटिश ने यहाँ पर हुक्मरानी की थी बहुत सालों से। जब यहाँ पर ब्रिटिश हुक्मरान थे, उनके यहाँ पर राज चल रहा था, तो उस वक्त यहाँ के लोगों का हालत बहुत ख़राब था। यहाँ का जो इकोनॉमी था वो बहुत ख़राब था, यहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, यहाँ के लोग बहुत अजीब और बहुत बुरी ज़िंदगी जीते थे और यहाँ के लोग ज़िंदगी भी नहीं जी पाते थे, बड़े अरसे तक ज़िंदा नहीं रह पाते थे, क्योंकि यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ का कंडीशन, यहाँ उन्हें अच्छी तरीके से फूड फराहम नहीं किया जाता था। अगर यहाँ की हम उस वक्त की लिटरेसी रेट की बात करें जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया पर, तो वो 17%, और यहाँ का जो ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 0.0009 था, और यहाँ का जो एवरेज एज था, यहाँ के जो रहवासी थे उनका जो एवरेज एज था वो 30 ईयर्स था। मीन्स 30 साल के अंदर वो मर जाते थे। कभी कभी कोई बंदा जो है ना 30 साल से आगे जाता था, नहीं तो 30 साल के अंदर के लोग मर जाते थे। एवरेज एज ये हुआ करता था, क्योंकि उनका ज़िंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल बनाया गया था। ब्रिटिश ने उन पर तशद्दुद जुल्म किया था और उन्होंने जो है ना मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाया था, उनके बीच में नफरत फैलाया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जंग हुआ करते थे और यहाँ पर जो है ना नफरत हुआ करता था मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में। तो इसकी वजह से जो है ना लोग 30 साल से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, 30 साल के अंदर वो मर जाते थे। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है ना सेपरेट हुए, जुदा हुए, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का इकोनॉमी अच्छा होने लगा। आपको पता है कि 1947 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमी में, जीडीपी में इंडिया से बहुत आगे था। पाकिस्तान का 1947 से लेकर 1990 तक जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6% था, एवरेज 6% था, और इंडिया का 4% था। 1990 के बाद जो इंडिया है वो रोल चेंज होते हैं। इंडिया जो है ना पाकिस्तान से आगे चला जाता है और पाकिस्तान पीछे रह जाता है। पाकिस्तान का 1990 के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना 4% बन जाता है और इंडिया का 6% बन जाता है। ये पाकिस्तान कैसे इंडिया से पहले आगे जाता है और फिर कैसे इंडिया के पीछे जाता है, ये कुछ इस तरीके से कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त इस बेसिस पर जो है इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था कि सर सायर रेडक्लिफ था, वो ब्रिटिश बंदा था, उसने जो है ना जो जगह थे उनको तकसीम की और उसने ये स्टैंडर्ड, ये मयार यूज़ करके उसने ये ज़मीनें तकसीम की कि जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम्स हैं वहाँ, अगर जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम्स मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान में जगह शामिल किया जाएगा, और जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है मेजॉरिटी में वो हिंदुस्तान, इंडिया में शामिल किया जाएगा। इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर, इस फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर किसी जगह पर कराची में 70% मुस्लिम्स हैं और 30% दूसरे हैं, तो उसमें ये जो कराची है वो पाकिस्तान में शामिल किया गया। ऐसे जहाँ पर अक्सरियत मुस्लिम्स की होती थी वो पाकिस्तान में शामिल किया जाता था, और जहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की होती थी वो इंडिया में शामिल किया जाता था। और फिर लोगों को ये चॉइस भी दिया जाता था कि अगर तुम किसी भी इन कंट्रीज में शामिल होना चाहते हो तो शामिल हो, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो कि जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी थे लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल नहीं किए गए थे। और जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, दोनों अलग हुए, तो इम्यूनेशन, जो गन थे, जो चीज़ें थे, वो जब तकसीम किए गए और उसमें भी पाकिस्तान को थोड़ा हिस्सा दिया गया, और आर्मी उसको जब ब्रिटिश ने, रेडक्लिफ ने तकसीम किया तो उसका 36% पाकिस्तान को दिया और 64% इंडिया को दिया। मीन्स बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो इंडिया को दिया और थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया। 1947 से लेकर 1950 तक
जो पाकिस्तान का जीडीपी रेट ग्रोथ रेट था वो 4% था। नेशनल सेविंग्स रेट था पाकिस्तान का वो 2% था। फॉरेन सेविंग्स रेट था पाकिस्तान का वो 2% था। और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट था वो पाकिस्तान का 6% था यहाँ पर। और यहाँ पर जो पाकिस्तान का जीडीपी था उसके वो जो पैदा करता था पाकिस्तान वो एग्रीकल्चर से 54% से ज़्यादा जो पाकिस्तान का जीडीपी था वो एग्रीकल्चर, वो ज़मीन, पाकिस्तान का ज़मीन, एप्पल्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के जीडीपी को प्रोड्यूस करते थे। 99.2% से ज़्यादा जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था वो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट करता था। मींस वो कॉटन, वो मैंगोज, आम और बहुत सारे ऐसे जो वीट क्रॉप्स, फसल ऐसे पाकिस्तान उगाता था और फिर वो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था कंट्रीज़ के तरफ। क्योंकि उस वक्त इतना इंडस्ट्रीज़ पर पाकिस्तान काम नहीं कर रहा था और दूसरे मुल्क भी इतना जो है ना इंडस्ट्रीज़ पर काम नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत हेल्प कर रहा था पाकिस्तान का। और 90% से ज़्यादा जो फॉरेन अर्निंग था पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के ज़रिए पाकिस्तान अर्न करता था। पाकिस्तान का यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन था वो 55% ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में था और 60% ईस्ट पाकिस्तान में था। तो इतना पॉवर्टी था, बहुत गुर्बत था यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 10% यहाँ पर लिटरेसी रेट हुआ करता था। पाकिस्तान का जो जीडीपी था वो अच्छा होने लगा 1950 से लेकर 1960 तक, क्योंकि 1952 में नाजिमुद्दीन यहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू होता है। यहाँ पर थोड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन उसके बावजूद उसका जीडीपी है ना वो बरकरार रहता है। क्योंकि 1952 में पाकिस्तान इंपोर्ट पर बैन लगाता है कि जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो बाहर मुल्क से आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना कटन, मैंगो है, दूसरी चीज़ें हैं, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, वो बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान का इकोनॉमी है ना वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करता था, तो पाकिस्तान का जीडीपी इकोनॉमी अच्छा होने लगा। फिर 1957-58 में जो है ना यहाँ पर मिलिट्री का रूल शुरू होता है और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इकोनॉमी थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर भी 1959 और 1960 पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो 1.6% से ज़्यादा हर साल आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग था वो 7.7% ग्रोथ रेट उसका हो गया था मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पर जो इंडस्ट्री था वो इम्प्रूव हो रहा था, पाकिस्तान इंडस्ट्री में थोड़ा अटेंशन दे रहा था, उस पर काम कर रहा था और उससे जो है ना फ़ायदा हासिल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का 7% जो जीडीपी था वो सिर्फ जो है ना इंडस्ट्रीज पैदा करते थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 931 जो है ना सारे सब कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रीज हुआ करते थे और उनमें 34 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के हुआ करते थे और इन 34 इंडस्ट्रीज में 26,000 लोग उसमें काम किया करते थे, इतने लोग हुआ करते थे। तो इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान यहाँ पर इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। लेकिन 1960 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान जो है ना पॉवर्टी को नीचे ले आता है और पाकिस्तान जो है ना अपना इकोनॉमी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था और इंपोर्ट बहुत कम करता था। 1960s में पाकिस्तान का जो पॉवर्टी लाइन था वो 50 तक आ जाता है, क्योंकि पहले वो 60 था लेकिन यहाँ पर वो 50 बन जाता है। और यहाँ पर 1964 और 1963 के बीच में यहाँ पर भी पाकिस्तान जो है ना और भी ज़्यादा जो है ना उसका पर कैपिटा यहाँ पर 360 US डॉलर्स बन जाता है वेस्ट पाकिस्तान में और 269 इन ईस्ट पाकिस्तान में बनता है। तो इतना पाकिस्तान का पर कैपिटा बनता है। और यहाँ पर जो है ना 1965 में जंग होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है और पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, वो मसलों को फेस करता है। फिर उसके बाद 1969 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान का जो जीडीपी था वो 6.7% ग्रोथ रेट, इतना जीडीपी पाकिस्तान का बन जाता है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान का पॉवर्टी लाइन था वो 46% बन जाता है, इतना नीचे चला जाता है, 4% और भी ज़्यादा जो है ना नीचे चला जाता है। फिर उसके बाद 1970 से लेकर 1980 तक ये डेकेड, ये 10 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल थे,
क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बांग्लादेश पर जंग होता है 1971 में, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो 70% पाकिस्तान का जीडीपी प्रोड्यूस होता था वो ईस्ट बंगाल मींस बांग्लादेश से आता था, वहां से प्रोड्यूस किया जाता था। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चला जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि 1973 में एम्बार्गो लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरब इसराइल जंग होता है, तो उसकी वजह से सऊदी अरबिया वो उन कंट्रीज पर बैन लगाता है जो कि इसराइल के साथ थे, कि हम इनके साथ जो ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, अमेरिका, यूके और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, उनके साथ सऊदी अरबिया ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया उनके ऊपर, उनके साथ जो है ना ऑयल कारोबार करना बंद किया। तो उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि 1961 में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ ऑयल जो है ना ऑयल का एग्रीमेंट किया था, उसके साथ कारोबार करने का एग्रीमेंट किया था। तो उसकी वजह से और यहाँ पर इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ये सेकंड वर्स्ट इन्फ्लेशन था पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमी और भी नीचे चला जाता है। और 1974, 1976 और 1977 में यहाँ पर फ्लड आता है पाकिस्तान में, और भी ज़्यादा पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है ना वो धर्म भरम हो जाता है, और भी ज़्यादा पाकिस्तान का इकोनॉमी खराब हो जाता है। ये 10 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन 1980 से लेकर 1990s तक पाकिस्तान जो है ना अपना इकोनॉमी फिर से अच्छा बनाता है, क्योंकि 1980s में पाकिस्तान ने जो पावर्टी लाइन था वो 29.2% तक लेके आया था, मीन्स बहुत, फिर 46% था, फिर यहाँ पर 29.2% बन जाता है पावर्टी लाइन। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में। पहले 8% था, फिर 1970 में 5% था, फिर यहाँ पर 1980 में जो है ना 3.7% था, लेकिन 1990s में वो 2.1% बन जाता है। यहाँ पर पावर्टी लाइन बहुत नीचे चला जाता है, और यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का वो 8.7% बन जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट इतना अच्छा बन जाता है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो ये डिकेड पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन 1990 के बाद पाकिस्तान यू टर्न मारता है और पाकिस्तान का इकोनॉमी नीचे चला जाता है। उसकी वजह से, क्योंकि 1990 तक पाकिस्तान ने बहुत 30 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया था, और यहाँ पर फिर पॉलिटिकल मसले, सियासी मसले होते हैं, क्योंकि 1990 में नवाज शरीफ का दौर था, फिर उसके बाद 93 में यहाँ के बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू होता है, फिर 99 तो उसको निकाला जाता है और फिर से यहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, पॉलिटिकल मसले हुए थे, और पाकिस्तान ने बहुत कर्जा हासिल किया था, और यहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट पर इतना काम भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर अच्छा एक्सपोर्ट था, लेकिन इतना काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन 2004 और 2005 में पाकिस्तान का जो इकोनॉमी था वो थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने ये मिस्टेक किया था कि पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज पर इतना काम नहीं किया था। वो बाहर के लोन्स थे, जो बाहर के मदद था, यूएस जो उसका मदद करता था उस वक्त पाकिस्तान का, तो वो उस पर डिपेंडेंट था। वो अपना इकोनॉमी पाकिस्तान लिबरलाइज नहीं कर रहा था, उसको आज़ाद नहीं कर रहा था, वो डिपेंडेंट था अमेरिका के एड्स पर, सऊदी अरेबिया के एड्स पर, कि सऊदी अरेबिया मदद करेगा, कुछ पैसे देगा तो हम इस्तेमाल करेंगे इस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में। हम खुद का इकोनॉमी खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। और अगर हम आज की जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी 346.7 बिलियन यूएस डॉलर्स है, पर ईयर बिलियन यूएस डॉलर्स है। और जो पाकिस्तान का पर कैपिटा है आज वो 1400 यूएस डॉलर्स है। अगर हम पाकिस्तान के आज जो है ना जॉबलेसनेस की बात करें तो पाकिस्तान का जॉबलेसनेस 3.1% इतना है। और अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व्स भी इतना नहीं है, अराउंड अबाउट 12 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में जो है ना इतने बड़े बड़े कंपनीज नहीं है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान का इकोनॉमी नीचे चला जाता है। लेकिन इंडिया क्या करता है कि 1990 तक इंडिया में सोशलिज्म चलता था, वहां पर इकोनॉमी पर जो उसका जो एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था इंडिया का, उस पर प्रोटेक्शनिज्म लगाया गया था कि
एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने रिलीजन हिंदुइज्म के मुताबिक करते थे, उसकी वजह से उसका इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन 1991 में जो नरसिम्हा राव उसने बहुत सारे प्लान्स मंसूबे बनाए इंडिया को इस बुरे इकोनॉमी से निकालने के लिए और सोशलिज्म को ख़त्म किया और इंडिया के इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। का जो इकोनॉमी था वो अच्छा होने लगा और इंडिया ने 1975 में जो है ना आईटी को भी ज्वाइन किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा जो है ना उससे कमाता था और इंडिया ब्रिक्स में भी शामिल हुआ था। ये एक ग्रुप है बहुत बड़े कंट्रीज़ का, यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जाता है और यहाँ पर एक दूसरे कंट्रीज़ जो इसके ब्राज़ील इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड इसमें शामिल है, सऊदी अरबिया और इंडिया और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में शामिल है। तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत फायदा होता है। इंडिया सुजुकी खुद कार्स वो बनाता है, खुद के बड़े बड़े कार्स बनाना शुरू करता है, बाइक्स बनाना शुरू करता है और टाटा जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था इंडिया में बनाया गया था, उससे भी इंडिया को बहुत फायदा होता है। वो दूसरे लोगों से भी जो बाहर कंट्रीज थे वो लोन नहीं लेता था। आपको पता है कि 1990s में इंडिया यहाँ तक पहुँचाता था कि वो डिफॉल्ट तक जाकर पहुँचा था। उसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था पाकिस्तान, जो आजकल 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। ऐसे ही इंडिया भी डिफॉल्ट करने वाला था। इंडिया ने बहुत सारा कर्जा लिया था लेकिन उसने कमबैक किया था, उसने अच्छे प्लान बनाया था, उसने खुद के इकोनॉमी को मैनेज अच्छी तरीके से किया था और उसने इंडस्ट्रीज़ पर काम करना शुरू किया। और अभी अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो 3.119 ट्रिलियन है, 3.119 ट्रिलियन है और इंडिया का जो पर कैपिटा है वो 2500 यूएस डॉलर्स है। मीन्स पाकिस्तान से 900 यूएस डॉलर्स, 900 बिलियन यूएस डॉलर्स आगे है। 1947 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान का जो रोड्स थे, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रीज थे, पाकिस्तान के जो कार्स थे, पाकिस्तान का जो कंडीशन था, इकोनॉमी था, पाकिस्तान सब चीज़ में इंडिया से आगे था। लेकिन 1990 के बाद जो इंडिया है वो पाकिस्तान से आगे चला जाता है और अभी अगर आप इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर उसका कंडीशन देखोगे तो वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान से आगे है और पाकिस्तान से अच्छे हैं। अभी जो हम इंडिया की फॉरेन रिजर्व्स की बात करें वो 560 बिलियन यूएस डॉलर्स है इंडिया का फॉरेन रिजर्व है। तो इसकी वजह से अभी मसला ये है कि 1950 से लेकर 1960 तक इस 10 साल के अंदर पाकिस्तान के 5 से भी ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो चेंज होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान पॉलिटिकल जो सियासत के मसले थे उसकी वजह से पाकिस्तान और मिसमैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान जो है ना पीछे चला जाता है और पाकिस्तान ने लोन बहुत लिया था तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडस्ट्रीज़ पर भी काम नहीं किया तो इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे चला जाता है। अभी हमें ये काम करना चाहिए कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पर काम करना चाहिए। हमें एड्स पर जो है ना लोन्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें अपने खुद इकोनॉमी को आज़ाद करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।